हेलो देयर, कैसे हो आप सब। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एथिक्स में एक ब्रांड न्यू स्टैंडर्ड। अभी तक हमने 4 स्टैंडर्ड्स कंप्लीट किए हैं और ये 5th स्टैंडर्ड की बारी आ गई। इन दिस स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू कवर, आई वुड से, बेसिक रिक्वायरमेंट्स when you are giving away your recommendations and you are taking actions for your clients. बेसिकली जब भी आप किसी शेयर में बाय, होल्ड या सेल रेकमेंड कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का क्या बेसिस है, कितनी तैयारी आपकी करनी चाहिए, कितना रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च को कितना हद तक अवेलेबल रखना है क्लाइंट के लिए, इन सब से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे 3 सब स्टैंडर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक एक करके हम सब चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले इस स्टैंडर्ड का हम नाम समझ लेते हैं। नाम है इसका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रिकमेंडेशंस एंड एक्शंस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एनालिसिस हियर, नेक्स्ट रिकमेंडेशंस एंड थर्ड इज एक्शंस। देखा जाए तो ये तीनों स्टेप बाय स्टेप वही सब काम है जो हम करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का कि उसको खरीदना है, बेचना है या फिर होल्ड करना है। देन वी पास ऑन द रिकमेंडेशन टू अवर क्लाइंट्स एंड based on their approval we basically take actions in their portfolio. So that is how we do this. अब इसको करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, इस पे पहला स्टैंडर्ड जो है वो है अबाउट डिलिजेंस एंड रीजनेबल बेसिस। यानी कि अगर आप एनालिसिस, रिकमेंडेशन या कोई भी एक्शंस ले रहे हैं तो फिर आपको बड़ी निष्ठा के साथ और बहुत ही रीजनेबल केयर के साथ में यहाँ पे काम करना होगा। यानी कि बहुत निष्ठा के साथ और बहुत मेहनत करके आपको रिसर्च कंडक्ट करनी होगी और तब जाकर के ही आपको अपनी रिकमेंडेशंस पास ऑन करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा कौन से शेयर की बातें हो रही है और बाद में उसी शेयर पे अपने सारे क्लाइंट्स को एक मैसेज डाल दिया कि ये शेयर खरीद लीजिए। इफ यू आर डूइंग दिस, इफ यू आर नॉट रिसर्चिंग वेल and there is no reasonable basis of recommending any particular security, then definitely आप यहाँ पे एक वायलेशन करोगे अंडर द स्टैंडर्ड। आइए एक एक करके कवर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड है ये 5A एंड हियर मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स एज यूजुअल आर कवर्ड। अब इधर क्या बोला गया है? इधर बोला गया है कि आप जो भी करो आपको डिलिजेंस, इंडिपेंडेंस और थॉरोनेस, इन 3 चीज का ख्याल रखना है। डिलिजेंस मतलब निष्ठा का ख्याल रखिए, इंडिपेंडेंस मतलब किसी की बातों में मत आ जाइए, बायस्ड मत हो जाइए, एंड थॉरोनेस मतलब डिटेल्ड और काफी इन डेप्थ एनालिसिस कीजिए। इन एनालाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करते वक्त ये काम कीजिए, रिकमेंडेशन देते वक्त काम कीजिए, एंड फाइनली एक्शंस करते वक्त भी काम कीजिए। दो एक बात तो तय है, ये तीनों ही चीजें कवर्ड है, एनालिसिस भी कवर्ड है, रिकमेंडेशंस भी कवर्ड है और एक्शंस भी कवर्ड है। अब इस दौरान आपको क्या क्या करना है, बस वो चीज समझनी है। आपको डिलीजेंस के साथ काम करना है, इंडिपेंडेंट रहना है और थॉरोनेस के साथ ये काम करना है। इसके अलावा रीजनेबल एंड एडिक्वेट बेसिस तो सब जगह कवर्ड होता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी रिसर्च कर रहे हो, कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब जगह आपको रीजनेबल और एडिक्वेट बेसिस होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कह सकता हूं कॉमन सेंस में अगर कहें तो अगर आप सोच बुद्धि के साथ और एकदम मैं कह सकता हूं एकदम प्रैक्टिकल सेंस में अगर आप उस शेयर को खरीदना चाहते हो तो ही रिकमेंडेशन दो, बाय का, अदरवाइज मत दो। ओके अब आते हैं हम लोग गाइडेंस के एक एक पार्ट पे। सबसे पहले कवर ऑल पर्टिनेंट इश्यूज। देखो अब ये बाय डिफॉल्ट है और बहुत सिंपल सी बात है। अगर यहां बात हो रही है थॉरोनेस की, अगर यहां बात हो रही है डिलिजेंस की, सो ऑब्वियसली इट इज एक्सपेक्टेड दैट बिफोर गिविंग अवे एनी रिकमेंडेशन और टेकिंग एनी एक्शन फॉर द क्लाइंट, आप डेफिनेटली सारे इश्यूज को पहले कवर करना चाहोगे ना। कोई भी पार्शियल इशू को कवर करके या कोई छोटी मोटी बात को देख करके विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल सर्कमस्टेंस अराउंड दैट इंस्ट्रूमेंट अगर आपने कोई रिकमेंडेशन दिया है तो ऑब्वियसली इट विल बी अ वायलेशन, इट विल बी अ चार्ज्ड अंडर स्टैंडर्ड 5A। गॉट द पॉइंट। तो यहां पे अगर आपको डिलिजेंस और रीजनेबल बेसिस से काम करना ही है, यू विल हैव टू कवर ऑल द पर्टिनेंट इश्यूज। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। नेक्स्ट इज एनहांस ट्रांसपेरेंसी विद सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। अब देखो हमेशा ही ये होगा दैट ऑब्वियसली आपने रिसर्च की होगी, ये एक्सपेक्टेड है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन दे रहे हैं, कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपने रिसर्च की है, आपने बुद्धि लगाई है, कई सपोर्टिव आपके रिसर्च पेपर्स है जो आपके पास होने चाहिए। नाउ द पॉइंट इज कि क्या आपको ये अपने क्लाइंट्स को देना होगा क्या? तो जवाब है नॉट यूजुअली। आपको सारे पेपर्स अपने क्लाइंट्स को देने की दरकार नहीं है, बट आपकी क्या रिसर्च है, किस मेथोडोलॉजी पे, क्या वैल्यूएशन लगा करके आपने यहाँ पे ये रिकमेंडेशन दिया है, इसका आपको एक सपोर्टिंग पेपर बना के तो जरूर रखना चाहिए। एंड इनफैक्ट आपको अपने क्लाइंट को ये एक ऑप्शन भी देना चाहिए दैट इफ यू वांट वी कैन गिव यू द सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन एज वेल। यूजुअली क्लाइंट्स इंटरेस्टेड नहीं होते ऐसे सब में क्योंकि उनको रिकमेंडेशन से मतलब है, एंड इफ दे फील दैट यू हैव डन योर वर्क डिलीजेंटली दे आर ओके विद जस्ट रिकमेंडेशन।
बट इट इज योर ड्यूटी इफ यू आर अ मेंबर और कैंडिडेट ऑफ द CF इंस्टीट्यूट, तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि सपोर्टिव इंफॉर्मेशन को रेडी रखें एंड अपने क्लाइंट्स को ये ऑप्शन भी दें दैट इफ यू वांट वी कैन गिव यू दीज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जिससे आपको पता चल जाएगा व्हाट वाज द बेसिस बिहाइंड आवर रिकमेंडेशंस। ये चीज यहां लिखी है दैट दिस विल एनहांस ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि इससे आपके क्लाइंट्स को पता लगेगा कि आपने एक्चुअल में मेहनत की है, थोड़ा सा बुद्धि लगाया है, ठीक है। एंड यू शुड प्रोवाइड और ऑफर, या तो दे ही दो या फिर उनको ऑफर करो, ठीक है, दैट यू कैन गिव देम सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन which will obviously tell why you are recommending a purchase or sale or when changing a recommendation। बेसिकली यही बात है कि कभी भी नया recommendation देते वक्त या फिर पुरानी recommendation को change करते वक्त आपको supportive information ready रखनी है, if possible provided, if not possible कम से कम offer करना है अपने clients को। Next up is communicate the level and thoroughness of information reviewed। अब यहां इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, जैसे अब मैं बताता हूं, कई बार अपने भी अगर कोई न्यूज चैनल देख रहे हैं, कोई ऐसे चैनल्स देख रहे हैं जहां पे ना इंट्राडे वगैरह इन सब की टिप्स वगैरह शेयर होती है, कई सारे ऐसे चैनल्स हैं। सो इफ यू आर वाचिंग दीज चैनल्स, तो यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दैट कभी कभी कुछ एनालिस्ट रिव्यू करते हैं किसी पर्टिकुलर शेयर को एंड इन मोमेंट्स दे वुड टेल यू कि इसको खरीदना है कि बेचना है, बट दे वुड ऑलवेज मेक अ डिस्क्लेमर। एक डिस्क्लेमर जरूर बोलेंगे कि चार्ट में ऐसा नजर आ रहा है, या फिर मैं बाय लुकिंग जस्ट एट द चार्ट आई कैन से कि सपोर्ट यहां है, रेजिस्टेंस यहां एंड सो ऑन। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन में उनको 2 मिनट में रिकमेंडेशन देना है, खरीदना है, बेचना है, क्या करना है, तो वो 2 मिनट में ऑब्वियसली ज्यादा कुछ पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत जो टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान है, थोड़ा बहुत जो फिल्टर्स और टेम्पलेट्स आपके पहले से सेट है, आप सिर्फ उनको देख के ही रिकमेंडेशन दे सकते हो। सो जब भी आप रिकमेंडेशन दो, अपने क्लाइंट्स को ये जरूर बोलो कि कितना थॉरोली आपने इसको एनालाइज किया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मुझसे पूछोगे कि कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई भी इन्वेस्टमेंट में खरीदी बेची कुछ करनी है, और मैं अगर आपको 2 मिनट में जवाब दूं, तो ऑब्वियसली मेरा थॉरो एनालिसिस नहीं है, मैंने ज्यादा डाइव इन नहीं किया है, तो मेरे को बताना पड़ेगा कि ऊपरा ऊपरी मेरे को ऐसा लग रहा है, आई हैव नॉट डन थॉरो रिसर्च। सो ऑलवेज यू हैव टू स्टेट कि कितना थॉरो है आपका रिसर्च। इससे क्या होगा ना, उंगली उठाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्लाइंट्स को आपके ऊपर। सो ऑलवेज स्टेट दैट। जो यहां लिखा हुआ है, कम्युनिकेटिंग द लेवल एंड थॉरोनेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिव्यूड बिफोर द मेंबर और कैंडिडेट मेक्स अ जजमेंट अलाउज क्लाइंट टू अंडरस्टैंड द रीजनेबलनेस ऑफ द रिकमेंडेड एक्शंस, इन्वेस्टमेंट एक्शंस। गॉट द पॉइंट। तो यहां पे आपको लेवल एंड थॉरोनेस ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, वो आपको रिव्यू कर देना चाहिए बिफोर यू आर मेकिंग एनी जजमेंट। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट अप इज अनएक्सपेक्टेड डाउनसाइड। यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है दैट हो सकता है कि आपने कोई भी शेयर को बढ़िया से एनालाइज किया, बढ़िया रिसर्च की, सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे बढ़िया से एनालाइज करने के बाद में आपने एक रिकमेंडेशन दिया, बट इवन आफ्टर गिविंग दैट रिकमेंडेशन अचानक से एक बड़ी डाउनसाइड आ गई और वहां पे स्टॉक धड़ाधड़ गिर गया, 10-12% का मान लो एक बार में करेक्शन आ गया। सो कैन यू बी ब्लेम्ड फॉर दैट करेक्शन? आई वुड से नॉट यूजुअली। देखा जाएगा कि आपने अपना काम रीजनेबल बेसिस से किया था कि नहीं किया था। ऑब्वियसली आफ्टर ऑल इट इज इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मार्केट्स एंड यहाँ पे रिस्क है। आप कोई इंस्ट्रूमेंट को खरीद रहे हो, वेदर इट बी एनीथिंग, गोल्ड है, इक्विटीज है, कुछ भी है, खरीदने के बाद ऑब्वियसली वो ड्रामेटिकली गिर सकता है, प्राइस में करेक्शंस आ सकती हैं। सो अगर आपने अपना काम डिलीजेंटली किया है एंड यू हैव कंसिडर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वाज अवेलेबल टिल द टाइम यू मेड दैट रिकमेंडेशन, तो फिर आपको एक क्लीन चिट मिल जाएगा। यू वुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर एनी डाउनसाइड रिस्क देयर आफ्टर। बट ऑब्वियसली अगर आपने एक डाउनसाइड रिस्क का एक चांस था, उसको आपने नेग्लेक्ट किया, नेग्लिजेंस किया है, तो ऑब्वियसली दैट वुड बी अ वायलेशन अगेन। तो यहां पे यही बात बोली गई है दैट इवन दो इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस आर वेल इन्फॉर्म्ड, डाउनसाइड रिस्क तो देखो उसमें रहता ही है, ठीक है। यू शुड बेस योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ओनली ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट दैट टाइम, ठीक है। Therefore, developing a diligent and reasonable recommendation should minimize the unexpected downside events। यहां पे प्लीज एक वर्ड को ध्यान दीजिए, here it is clearly written minimize। यहां ये नहीं लिखा है कि एकदम से इसको आपको एलिमिनेट ही करना है। यू कैनॉट एलिमिनेट अ डाउनसाइड इवेंट, बट हाँ आप मिनिमाइज कीजिए। अगर आपने बढ़िया रिसर्च की है तो आप फिर भी समझ सकते हो कि इसमें कितना डाउनसाइड आ सकता है और कितना नहीं। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अप इज एंश्योर साउंडनेस ऑफ सेकेंडरी एंड थर्ड पार्टी रिसर्च। तो यहां पे आप सेकेंडरी या फिर थर्ड पार्टी रिसर्च यूज तो कर ही सकते हैं। दूसरा, अगर आप उन पे रिलाई कर रहे हैं तो फिर आपको अपना रीजनेबल और डिलीजेंट एफर्ट यहां पे देना होगा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि क्या उनकी सर्विसेज पे भरोसा करने लायक है, क्या उनकी रिसर्च भरोसे करने लायक है। देखो सीधी सी बात है, अगर आपने कोई भी सेकेंडरी या फिर थर्ड पार्टी रिसर्च को यूज किया है, रिकमेंडेशन उसके बेसिस पे फ्रेम किया है, तो आपको सबसे पहले खुद तो श्योर होना पड़ेगा
ना कि वो रिसर्च भरोसे लायक है कि नहीं है. सो ऑलवेज कंडक्ट अ रिव्यू, इसके लिए प्रोसीडियर्स होते हैं. तो यू कैन कंडक्ट अ रिव्यू वेदर यू शुड ट्रस्ट दैट रिसर्च और नॉट. तो इसके ऊपर में एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है. ऑब्वियसली आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि इसके डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ते हैं. इफ यू आर रिकमेंडिंग योर क्लाइंट्स ऑन द बेस ऑफ सम सेकेंडरी और थर्ड पार्टी रिसर्च, तो आपको अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है दैट यू आर यूजिंग दीज सोर्सेस. तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी देर में बात करेंगे. नेक्स्ट अप इज एंश्योर एक्यूरेसी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन यूज्ड. इसमें कुछ समझाने का नहीं है. जो भी आप एनालाइज कर रहे हो, एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आफ्टर ऑल दैट टेक्निक वुड ऑलवेज वर्क. गार्बेज इन गार्बेज आउट. अगर आपकी इंफॉर्मेशन ही गलत है तो आपका आउटकम, आपका रिकमेंडेशन, आपका एक्शन सभी गलत हो जाएगा. सो ऑलवेज एंश्योर दैट योर इंफॉर्मेशन दैट यू आर यूजिंग इज एक्यूरेट. नेक्स्ट, रिलायंस ऑन अदर्स टू रिव्यू सेकेंडरी और थर्ड पार्टी रिसर्च. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. अब मान लीजिए मेरा बहुत बड़ा फर्म है, ठीक है. आफ्टर ऑल आई एम देयर हु इज सिटिंग ऑन द कैमरा एंड गाइडिंग ऑल द क्लाइंट्स, रिकमेंडिंग ऑल द क्लाइंट्स कि क्या करना है. ऑब्वियसली अगर मैं एक मीडिया पर्सनल हूँ, आई एम जस्ट रिकमेंडिंग समथिंग, तो मैं शायद उतना रिसर्च नहीं कर पाऊँ. तो मैंने एक थर्ड पार्टी सर्विस ले रखी है जहां से मैं रिसर्च वर्क लेता हूं, उसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन खुद का करता हूं एंड देन आई कन्वे द रिकमेंडेशन टू माय क्लाइंट्स. माय क्लाइंट्स हैव बीन वेल इन्फॉर्म्ड कि मैं सेकेंडरी रिसर्च पे यूज करता हूं और थर्ड पार्टी रिसर्च यूज करता हूं. सो माय क्लाइंट्स नो टिल नाउ. अब मान लो कि मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि मैं सेकेंडरी या थर्ड पार्टी रिसर्च को खुद से रिव्यू करूं. मेरे पास इतना समय नहीं है. सो नाउ कैन आई ट्रस्ट एनीबडी विद इन माय फर्म कि वो रिव्यू कर दे और बाद में उसकी तरफ से अगर ओके आ जाए तो मैं आगे पास ऑन कर दूं. समझिए, हमारा फर्म है, फर्म में मैं हूं जो क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. आई एम रिकमेंडिंग देम शेयर्स खरीदने हैं, बेचने हैं, क्या करने हैं, बट आई डोंट हैव टू मच टाइम. तो मैं कोई भी थर्ड पार्टी या सेकेंड पार्टी रिसर्च को मैं रिव्यू नहीं कर सकता. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टोल्ड माय टीम मेंबर्स कि आप लोग रिव्यू करो. इफ देयर इज अ क्लियर नॉट फ्रॉम यू देन आई कैन प्रोसीड ऑन विद द रिकमेंडेशन. क्या ये किया जा सकता है? तो जवाब है किया जा सकता है, बट अगेन इसके लिए एक रीजनेबल प्रोसीजर आपके फर्म में होना चाहिए एंड यू शुड ट्रस्ट कि हाँ आपकी टीम जो है वो प्रॉपर्ली, एक तो ट्रस्ट भी करना और दूसरा रिव्यू भी करना है दैट योर टीम इज फॉलोइंग द प्रोटोकॉल सेट बाय योर फर्म. अब प्रोटोकॉल में क्या क्या किस तरह से रिव्यू करते हैं किसी भी थर्ड पार्टी रिसर्च को, वो आपको पता होना चाहिए एंड ये आपको रीजनेबल बेसिस पे पता होना चाहिए दैट योर फर्म एंड योर टीम इज फॉलोइंग दैट. बेसिकली अगर सब सही चल रहा है, आपके भरोसे लायक है, तो आप वो काम करवा सकते हो. ये बात लिखा हुआ है, यू मे रिलाई ऑन अदर्स, ठीक है, to determine whether third party or secondary research is sound and use the information in good faith unless the member or candidate has reason to question its validity or the processes or procedure by those responsible for this research. Basically अगर आपको रिसर्च पे जरा सा भी शक है, प्रोसेस पे शक है, रिव्यू के दौरान शक है, कुछ भी शक है, तो यूज मत कीजिए, अदरवाइज यू कैन यूज इट क्लियरली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. लास्ट आ गया पॉलिसी फॉर कंसिस्टेंट रिव्यू ऑफ अप्रूव्ड रिसर्च प्रोवाइडर्स. ये वही बात है, आपके फर्म में एक पॉलिसी होनी चाहिए विच विल एंश्योर कि जो सेकेंडरी या फिर थर्ड पार्टी रिसर्च आपका फर्म यूज कर रहा है वो भरोसे लायक हो और उसको हम आगे पास ऑन कर सकें. So यहाँ पे लिखा हुआ है that you should verify that your firm has a policy about timely and consistent review of approved research providers so that you can ensure that the quality of research continues to meet the necessary standards. यानी कि क्वालिटी अच्छी आए पीछे से, so that आप उस पर वर्क ऑन करके और बेटर रिकमेंडेशन दे पाओ. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पे when using quantitatively oriented research models. अब क्वांटिटेटिवली ओरिएंटेड रिसर्च मॉडल्स क्या होते हैं ये समझते हैं. वेल, क्वांटिटेटिवली रिसर्च मॉडल जो होते हैं ये बेसिकली ऐसे मॉडल्स होते हैं जिसमें काफी सारा डेटा पुट इन किया जाता है एज इनपुट्स एंड द डेटा विल डू अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी एनालिसिस एंड मेनी अदर टेक्निक्स विल बी डिप्लॉयड, जिससे आपको फाइनली ये रिकमेंडेशन मिलेगा कि यहाँ पे खरीदना है कि बेचना है. अब देखो, ये काम हम मैनुअली मैं भी काफी बार करता हूं. जैसे कि कोई स्टॉक है जो कि एक ग्रोथ स्टॉक है, यूजुअली मैंने ये बात शेयर की भी है आप सबके साथ या यूट्यूब चैनल पे करता रहता हूं शेयर, कि अगर कोई ग्रोथ स्टॉक है विच हैज करेक्टेड अबाउट 20 और 25% फ्रॉम इट्स लाइफ हाई, सो दैट इज अ गुड पॉइंट टू बाय. अब मैंने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक मॉडल बना दिया विच विल आइडेंटिफाई कि किस दिन कौन सा ग्रोथ स्टॉक अपने लाइफ हाई से 20% नीचे तक करेक्ट हो चुका है. इफ दैट बी द केस, तो मैं ऑटोमेटिकली
एक रिकमेंडेशन दे दूंगा कि इस शेयर को खरीद लीजिए। अब बात ये आती है कि ये क्वांटिटेटिव मॉडल है। आई एम नॉट लुक्ड इनटू द क्वालिटी, आई एम नॉट लुक्ड इनटू द फाइनेंशियल्स। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक काम किया, वो था कि अपने मॉडल में कुछ रिसर्च या कुछ क्वांट्स डाल दिया, डेटा डाल दिया, एंड द मॉडल इज टेलिंग मी कि कौन सा खरीदना है, कौन सा बेचना है। सो दैट इज अ क्लियर कट स्टाइल, एंड इसी को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मॉडल्स या फिर क्वांटिटेटिवली ओरिएंटेड रिसर्च मॉडल्स। सिंपल है। अब इनको यूज करते वक्त हमें क्या करना है समझो। नंबर 1, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बिकम एक्सपर्ट्स इन एनी टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दीज मॉडल्स। अब यहां बात समझो, दो तरह के मॉडल्स हो सकते हैं। नाउ वन इज द मॉडल दैट यू हैव डेवलप्ड। जैसे कि अगर मैंने कोई एक्सेल में कोई मॉडल बनाया है तो वो मेरा खुद का मॉडल है, या फिर मैंने कोई स्क्रीन लगाई है, वो मेरा खुद का मॉडल है। उस मॉडल के बारे में तो मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। इफ आई हैव डेवलप्ड अ मॉडल, मुझे सब पता होना चाहिए। बट व्हाट इफ आई एम यूजिंग अ मॉडल डेवलप्ड बाय समबडी एल्स? कोई और ने बनाया, मैंने उसका सब्सक्राइब किया हुआ है क्वांटिटेटिव मॉडल, और उसके क्वांटिटेटिव मॉडल के बेसिस पे मैं यहाँ रिकमेंडेशंस दे रहा हूं। सो पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं किसी और का क्वांटिटेटिव मॉडल यूज कर रहा हूं तो क्या मुझे उसका एक एक पॉइंट समझ में आना जरूरी है? क्या मुझे एक्सपर्ट बनना जरूरी है क्या उस मॉडल में? तो जवाब है नहीं। अगर आप एक मॉडल को डेवलप नहीं किए हो, सिर्फ यूज कर रहे हो, तो फिर आपको एक्सपर्ट बनने का दरकार नहीं है। बट यहां पे रीजनेबल बेसिस वाला पॉइंट तो आएगा ही। आपको कोई भी पॉइंट पे ऐसा शक नहीं होना चाहिए कि ये मॉडल काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि यस दिस मॉडल इज गुड इनफ, ये खराब नहीं है, काम करने लायक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको हेल्पफुल ही रहेगा, तो फिर आप उसे यूज कीजिए, अदरवाइज डोंट यूज इट। गॉट द पॉइंट? यही चीज देखो यहां पे लिखी हुई है दैट यू नीड नॉट बिकम एन एक्सपर्ट हियर, बट यू शुड अंडरस्टैंड द अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ द मॉडल एंड हाउ द रिजल्ट्स आर यूज्ड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बेसिकली देखो, अंदर का कुछ डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। नाउ दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर हियर कि अजम्पशंस और लिमिटेशंस तो पता होनी चाहिए। गॉट द पॉइंट? इसके अलावा आप बाद बाकी काम कर सकते हो। नेक्स्ट अप इज इनकॉर्पोरेट ब्रॉड रेंज ऑफ असम्पशंस। वेरी सिंपल। आप जब भी कोई रिकमेंडेशन दे रहे हो तो रिकमेंडेशन को एक तरफा सोच मत रखिए। इन द सेंस आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि हाँ सब अच्छा होगा ना तो ये शेयर 1000 रुपया चला जाएगा, और आपने उस बेसिस पे रिकमेंडेशन डाल दिया। ठीक है, सपोजेटली आपको ऐसा लग रहा है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़िया होना चाहिए, सेक्टर का परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए, जिस शेयर का हम बात कर रहे हैं वो शेयर का मार्केट शेयर भी बढ़ना चाहिए। सो इन एवरी सिंगल एस्पेक्ट अगर आप सब अच्छा सोच रहे हो और उसके बेसिस पे आपने रिकमेंडेशन दे डाला कि ये शेयर तो 1000 रुपया जा रहा है, खरीद लो, तो आप गलती कर रहे हो। बिकॉज यू आर लुकिंग एट ओनली वन साइड ऑफ द पिक्चर, नॉट द अदर साइड। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ये सिनेरियो एनालिसिस है वो अधूरा है। आपने कुछ पार्शियल असम्पशंस लिए हैं या फिर ऐसे असम्पशंस लिए हैं जो थोड़े बहुत बायस्ड हैं, एंड दैट इज व्हाई योर एंटायर एनालिसिस वुड बी डीम्ड नॉट डिलिजेंट एंड नॉट एडिक्वेट, एंड उसके बेसिस पे अगेन वायलेशन विल बी रिपोर्टेड। यहां देखिए क्लियरली लिखा है दैट यू शुड एंश्योर दैट द एनालिसिस इनकॉर्पोरेट अ ब्रॉड रेंज ऑफ असम्पशंस सफिशिएंट टू कैप्चर द अंडरलाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। यानी कि आपको सिर्फ बेस्ट केस सिनेरियो नहीं लेना है, आपको वर्स्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो, एवरेज सिनेरियो अगर ऐसा कुछ है तो सब कुछ लेना चाहिए। गॉट द पॉइंट? सो टेक ऑल द सिनेरियोज इनटू कंसिडरेशन, नॉट जस्ट वन सिनेरियो। Next up is developers are required to know the technical aspects. मैं बता चुका हूं that if you are involved in development and oversight of a quantitatively oriented method, model, algorithm, something, then you need to know the technical aspects of the products because you are providing it. सीधी सी बात है, अगर मैंने किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है तो उस सॉफ्टवेयर का इनसाइड आउट मुझे पता होना चाहिए। Next up is review of external advisors. ठीक है, for members and candidates who are directly involved in use of external advisors should need to ensure that their firms have standard criteria for reviewing the external advisors and managers. सेम चीज रिसर्च के लिए पढ़ा हुआ हमने। तो आपको किसी भी बाहरी आदमी का काम यूज करना अलाउड तो है, लेकिन उसे रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको क्या क्या और रिव्यू करना है, ठीक है, ये एक्स्ट्राज है मेरे ख्याल से। काम तो रिव्यू करना ही है, इसके अलावा आपको रिव्यू करना चाहिए कि उस एडवाइजर का खुद का कोड एंड एथिक्स क्या है। जस्ट इन केस आपको कोई रिसर्च करके दे रहा है एंड वो इनसाइडर ट्रेडिंग बिंदास कर रहा है, उसको लगता है क्या खराब है, इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या बुरा है, सो ही गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम इनसाइडर्स एंड उसके बेस पे अपना रिसर्च बना करके वो आपको देते हैं, तो ये भी चलेगा नहीं। आपको सामने वाले फर्म का कोड ऑफ एथिक्स जो है वो समझना चाहिए कि उनका कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कितने एथिकली वो लोग काम करते हैं, बिकॉज इफ दे आर डूइंग समथिंग इलीगल एंड यू आर यूजिंग देयर सर्विसेज, यू हैव पार्टिसिपेटेड इन समथिंग इलीगल,
तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए आपको ये रिव्यू करना चाहिए कि उनका कोड ऑफ एथिक्स क्या है. नेक्स्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एडवाइजर्स, कंप्लायंस एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर. ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो अगर कोई लॉ मानता है तो वो तो होना ही चाहिए, साथ में रेगुलेशंस जो है उसका भी पालन होना चाहिए. इसके अलावा assessing the quality of the information provided, obviously you would do it. इसके अलावा एडवाइजर का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड एडहेरेंस टू देयर स्टेटेड स्ट्रैटेजी, वो अपने प्रोसेस और अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार आपको रिकमेंडेशंस दे रहे हैं या नहीं, ये भी समझना जरूरी है. लास्ट इज ग्रुप डिसीजन मेकिंग. बहुत ही सिंपल पॉइंट है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है. यहां पे ये कहा गया है कि मान लीजिए देयर इज अ कमिटी, यू आर पार्ट ऑफ दैट कमिटी. अब इस कमिटी में फाइनल डिसीजन आया यस या बाय, चलो बाय तो कमिटी से नहीं आता है, बट एक बार मान लेते हैं कि कमिटी का डिसीजन आ रहा है यस, लेकिन आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि नहीं, इट शुड बी नो. दैट मींस कमिटी का डिसीजन जो आ रहा है और आपका जो डिसीजन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. कमिटी बोल रही है यस, आप बोल रहे हो नो. डेफिनेटली आपका जो एनालिसिस है, आपका जो डिलिजेंस है, आपका जो रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग फाइनल रिकमेंडेशन नहीं आया. नाउ शुड यू रिजाइन फ्रॉम द कमिटी? शुड यू? तो जवाब है नहीं. देखो, किसी भी कमिटी में एक मत रिजल्ट आना ये जरूरी कभी भी नहीं है, और आप अपने कमिटी के ओवरऑल डिसीजन को मानो ये भी जरूरी नहीं है. बट यहां पे सिर्फ एक ही जरूरत है. अगर आपको किसी भी मौके पे ऐसा लगता है दैट कमिटी ने काम डिलीजेंटली नहीं किया है, इंडिपेंडेंस के साथ नहीं किया है, रीजनेबल केयर एंड एडिक्वेसी के साथ नहीं किया है, तो आप वहां से निकलो. अगर आपको ऐसा लगता है दैट जरूर आपकी सोच और आपकी कमेटी की सोच, जो ओवरऑल सोच है, वो मैच नहीं करती, लेकिन कमेटी का भी अपना एक सोच का दायरा है, वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं एंड दे आर नॉट रॉन्ग इन देयर सेंस एज वेल. वो लोग अपना काम भी बहुत डिलीजेंटली किए, बस मेरे व्यू पॉइंट और उनके व्यू पॉइंट मैच नहीं कर रहे हैं, देन इन दैट सेंस आपको कमेटी से निकलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. स्टे विद द कमेटी, नो प्रॉब्लम. गॉट द पॉइंट? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है. इफ द मेंबर्स और candidate is confident in the process, just a minute, if they are confident in the process and the member or candidate does not need to disassociate from the report even if it does not reflect his or her opinion. चलो, recommended में I think इतना सही है. recommend में नंबर 1 तो यही है that establish a policy requiring the research reports, credit ratings and investment recommendations to हैव अ रीजनेबल एंड एडिक्वेट बेसिस. सीधी सी बात है, कोई भी बाहर का काम यूज कर रहे हैं तो उसमें रीजनेबल एंड एडिक्वेट बेसिस का पहले आपको असेसमेंट करना है. नंबर 2, डेवलप डिटेल्ड रिटन guidance that establishes the due diligence procedure for judging whether a particular recommendation has reasonable. ओके, अगेन वही चीज है, किसी का भी अगर आप रिकमेंडेशन देख रहे हो, उसको पास ऑन करने का तैयारी में हो, तो अगेन आपको रीजनेबल एंड एडिक्वेट बेसिस को रिव्यू करने के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए. एंड फाइनली, डेवलप अ मेजरेबल क्राइटेरिया फॉर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ रिसर्च. मतलब आई एम डन विद दिस. एक ही बात को 3 पॉइंट्स बना करके बोला गया है. अरे बाहर का कोई भी काम यूज कर रहे हो तो उसको रिव्यू करना पड़ेगा ना, तो उस रिव्यू करने के लिए फर्म में एक पॉलिसी होने मांगता, और वही आपको एक रिकमेंडेशन दिया हुआ है. ठीक है, सो एक पॉलिसी होगी तो ऑब्वियसली उसके बेस पे असेसमेंट बेटर हो पाएगी. सो दैट इज हाउ यू शुड वर्क अराउंड व्हेन यू आर यूजिंग सम थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन. गॉट द पॉइंट? यही है स्टैंडर्ड में. सारी बातें घूम फिर के इन्हीं बातों पे थी कि अगर आप कोई भी तरह की इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर रहे हो, रिकमेंडेशन दे रहे हो, या फिर मैं कोई यहां पे मैं कह सकता हूं एक्शन भी ले रहे हो, तो फिर आपको एक चीज का ध्यान देना है. खुद से कर रहे हो तो सारी इंफॉर्मेशन को यूज करो, डिलीजेंस, इंडिपेंडेंस, एडिक्वेट एंड रीजनेबल बेसिस का ध्यान रखो. अगर किसी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो वो भी कर सकते हो, उसकी क्वालिटी वगैरह का ध्यान रखो. अगर आप खुद से रिव्यू नहीं कर सकते तो इंश्योर करो कि फर्म में एक पॉलिसी हो और जो भी रिव्यू कर रहा है वो उस पॉलिसी का नियम का वो करे, क्या बोलते हैं उसको, फॉलो करे उसे बेसिकली. एंड इफ एवरीबडी इज डूइंग दैट देन एवरीथिंग इज राइट. एंड साथ ही साथ इसमें ग्रुप डिसीजन वगैरह वगैरह कई सारे छोटे मोटे पॉइंट्स थे जो मैंने केसेस पढ़ के यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं आप सबके लिए. सो हैविंग डन दिस मच, आई थिंक आपका सारा केस स्टडीज वगैरह भी कवर हो जाएगा, एंड मेरे ख्याल से इतना काफी है करने को. ओके, देयर आर फ्यू केस स्टडीज दैट आई हैव गिवन हियर, ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल इसको कवर यहाँ नहीं कर रहा हूँ. आई थिंक कोई जरूरत भी नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ये केस स्टडी की समरीज हैं. अगेन इन समरीज को आप यहाँ से पढ़ें या फिर मैं इंस्टीट्यूट की बुक पढ़ें. आई वुड ऑलवेज टेल कि इंस्टीट्यूट की बुक पढ़िए, बट अगर समय नहीं है, यू डोंट हैव टाइम, यू कैन गो बाय दीज समरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट आई एम नॉट गिविंग टू मच ऑफ एफर्ट हियर. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सबका मैं कह सकता हूँ हेडिंग्स भी दिया हुआ है, सो इट वोंट टेक टू मच ऑफ टाइम.
सो दैट्स इट, अभी के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सब स्टैंडर्ड में, दैट विल बी 5B। तब तक के लिए ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।